आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक को ईडी का समन मिला है। ये जानकारी आपको दे रहे हैं, ईडी ने समन भेज दिया है दुर्गेश पाठक को। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक को ईडी का समन गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय का समन दिया है और यह भी बताया गया दोपहर 2 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव से ईडी की पूछताछ भी जारी है। इसी के बारे में, इस समन के बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? ईडी का समन मिला है दुर्गेश पाठक को। जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दरअसल जो आम आदमी पार्टी का नेता है दुर्गेश पाठक, उसको ईडी ने आबकारी घोटाले में आज दोपहर 2 बजे के लिए सम्मन किया है। कुछ देर बाद, तकरीबन 1 घंटे बाद दुर्गेश पाठक को ईडी दफ्तर पहुंचना है, जहां आबकारी घोटाले को लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा जो अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव है विभव कुमार, उनको आज के लिए ईडी की तरफ से सम्मन किया गया था। फिलहाल जो विभव कुमार है वो इस वक्त ईडी हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद है, जहां आबकारी घोटाले में विभव कुमार से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। इससे पहले जो दिल्ली जल बोर्ड घोटाला था, उसमें विभव कुमार के ठिकानों पर, जो उसका घर था, उनके आवास पर रेड की गई थी ईडी की तरफ से। वहां से तमाम दस्तावेज बरामद किए गए थे। इसके अलावा ईडी का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो रोल है विभव कुमार का, वो केजरीवाल के पीएस होने के नाते आबकारी घोटाले में भी सामने है, तो लिहाजा उनके रोल को वेरीफाई करने के लिए इस वक्त विभव कुमार से पूछताछ करना बेहद जरूरी है। जी, दुर्गेश पाठक के किस तरह के रोल की जांच हो रही है जितेंद्र, इस बारे में और क्या अपडेट मिल पाया है? क्योंकि हमें याद है जब आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें 4 नाम लिए थे। खुद अपना नाम लिया था, सौरभ भारद्वाज का नाम लिया था, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का भी नाम लिया था, और अब दुर्गेश पाठक को ईडी ने समन किया है। जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से जो खबर है समीर, उसमें पता चला है कि दरअसल एक मीटिंग हुई थी जीओएम की, और उसके बाद जिस वक्त ये कैबिनेट नोट पास किया गया था, उस दौरान बाकायदा एक मीटिंग के अंदर दुर्गेश पाठक भी मौजूद थे। ऐसे आरोप लगाए गए थे और पूछताछ के दौरान दुर्गेश पाठक के रोल को लेकर भी अन्य आरोपियों से कई खुलासे हुए हैं। तो लिहाजा ईडी उन तमाम खुलासों को, उन बातों को पुख्ता कर लेना चाहती है, और यही वजह है कि उसका जो रोल है दुर्गेश पाठक का इस पूरे आबकारी घोटाले के अंदर, वही जांचने के लिए ईडी ने दुर्गेश पाठक को आज के लिए सम्मन किया है, जिसको लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। चलिए, नजर बनाए रखिएगा जितेंद्र, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और इस बीच आम आदमी पार्टी का नया चुनावी कैंपेन लॉन्च हो गया है। जेल का जवाब वोट से अभियान लॉन्च कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। केजरीवाल को जेल भेजने के खिलाफ ये नया अभियान शुरू कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। ये देखिए कैसे पोस्टर्स लगा दिए गए हैं हर तरफ। जेल का जवाब वोट से, ये नारा दे दिया है आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली का चुनाव इस बार चुनाव नहीं रहेगा। दिल्ली का चुनाव भी अब आंदोलन बनेगा। पूरे दिल्ली के अंदर आज के बाद से घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, हर दिल्ली वाले को खड़ा करेंगे। जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, उनके साथ मिलकर के 25 मई को इस आंदोलन की पूर्णाहुति होगी। 25 मई को इस आंदोलन का समापन होगा भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा करके। क्योंकि दिल्ली के अंदर अब ये धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल या तो इस्तीफा दो वरना हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। अरविंद केजरीवाल या तो इस्तीफा दो, हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। राष्ट्रपति शासन लगाओ। जिस तरह से दिल्ली में विधानसभा से भाजपा की विदाई की है हमने, जिस तरह से एमसीडी से भाजपा की विदाई की है हमने, अरविंद केजरीवाल को तुमने जेल में डाला है। इस बार दिल्ली के लोग इसका हिसाब लेंगे और 25 मई को दिल्ली से लोकसभा में भी भाजपा की विदाई करेंगे। और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने बीजेपी पर चुनावी बॉन्ड के जरिए घोटाला करने और चंदा देने वाली कंपनियों को टैक्स में छूट देने का आरोप लगाया है। 33 कंपनियां ऐसी हैं जिनको 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 33 इनको पिछले 7 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 1 लाख करोड़ रुपए का। और इन कंपनियों ने बीजेपी को 450 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। दूसरी कैटेगरी है, 17 कंपनियां ऐसी हैं इसमें, इन 33 कंपनियों में, जिन्होंने या तो जीरो टैक्स दिया है
या उनको टैक्स में रिबेट मिला है, माइनस टैक्स है। 6 कंपनी ऐसी हैं, 6 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 600 करोड़ रुपए चंदा दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जनसभा करने वाले हैं। जनसभा से पहले प्रधानमंत्री ने इसको लेकर एक पोस्ट भी किया है। पीएम ने लिखा, लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के जनमन में भाजपा एनडीए उम्मीदवारों की महाजीत का महाप्रण ले लिया है। यहाँ के चंद्रपुर में आज शाम 5 बजे अपने प्रियजनों से आशीर्वाद देने का सुअवसर मिलेगा। महाराष्ट्र में पहले फेज में वोटिंग वाली 5 सीटों के लिए पीएम की ये पहली बड़ी सभा है। आदिवासी और नक्सल प्रभावित जिले चंद्रपुर में जनसभा के जरिए पीएम की पूरी विदर्भ पर नजर है। पीएम मोदी चंद्रपुर से बीजेपी उम्मीदवार सुधीर मुनगंटीवार के लिए प्रचार करेंगे, जो एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल में मंत्री भी हैं। पीएम मोदी राज्य में कम से कम 10 रैलियां करने वाले हैं। बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि राज्य के उन सीटों पर पीएम की रैलियां आयोजित की जाए जहां विपक्षी दलों की ओर से कड़ी टक्कर की उम्मीद है। आज चंद्रपुर में रैली के बाद पीएम मोदी 14 अप्रैल को रामटेक में एक रैली करेंगे। पहले चरण में जिन 5 सीटों पर मतदान हो रहा है, उनमें से बीजेपी 4 सीटों नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया और गढ़चिरौली चिमूर पर चुनाव लड़ रही है, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना रामटेक से चुनाव लड़ रही है। और कभी मोदी तो कभी नीतीश कुमार के सियासी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ऐसी सलाह दे दी है जिससे कांग्रेस भड़क सकती है। प्रशांत ने ऐसा क्या कह दिया, इसे जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस को फिर से मजबूत करने के लिए उन्होंने एक योजना तैयार की थी, लेकिन उनकी रणनीति को मूर्त रूप देने के लिए उनके और कांग्रेस नेतृत्व के बीच मतभेद के चलते वह अलग हो गए थे। पिछले 10 सालों से अपेक्षित परिणाम नहीं देने के बावजूद राहुल गांधी न तो रास्ते से हट रहे हैं और न ही किसी और को आगे आने दे रहे हैं। मेरे अनुसार ये अलोकतांत्रिक है। प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी की राजनीति से दूर रहने और 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के कार्यभार संभालने को याद किया। प्रशांत किशोर ने कहा, जब आप एक ही काम पिछले 10 साल से कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है, तो एक ब्रेक लेने में कोई बुराई नहीं है। आपको चाहिए कि 5 साल तक की जिम्मेदारी किसी और को सौंप दें। आपकी मां ने ऐसा किया है। प्रशांत किशोर ने सलाह के साथ राहुल गांधी पर कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं। यदि ऐसा लगता है तो आपको मदद की आवश्यकता नहीं है, तो कोई भी आपको मदद नहीं कर सकता। उन्हें लगता है कि वह सही हैं और वो मानते हैं कि उन्हें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उनकी सोच को मूर्त रूप दे सके। ये संभव नहीं है। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लगातार हमलावर हैं। रायबरेली में आज उन्होंने राहुल पर अमेठी को धोखा देने का आरोप लगाया। स्मृति ने यह भी कहा कि राहुल गांधी एक आतंकवादी संगठन की मदद से वायनाड में चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने वायनाड को अपना परिवार घोषित किया है। ये सुना जाता था कि लोग रंग बदलते हैं, पहली बार देखा कि व्यक्ति अपना परिवार भी बदलता है। और कल कांग्रेस के एक नेता ने वायनाड में ये घोषणा की कि राहुल गांधी ने वायनाड इसलिए चुनी क्योंकि उनको लगता है, राहुल गांधी का कहना है कि वायनाड के लोग ज्यादा वफादार हैं। तो अमेठी की वफा का क्या, जिन्होंने 15 साल एक ऐसे सांसद को ढोया जिसने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। हम सब जानते हैं कि 15 साल में से 10 साल सोनिया जी की सरकार केंद्र में थी, सपा की सरकार प्रदेश में थी, तब राहुल गांधी ने अमेठी के लिए कुछ नहीं किया। और अंत में ये कहना चाहती हूँ कि हमको ये जानकारी प्राप्त हुई है, ये जब जाहिर है कि वायनाड में अपना चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी ने आतंकवादी संगठन पीएफआई का समर्थन लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की झलक होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की बातों को दोहराया गया। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखकर चकित हो गया। नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश को बांटना चाहती है और इसके लिए देश कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। कि वायनाड में नामांकन पत्र में के जुलूस में कांग्रेस पार्टी के झंडे क्यों गायब हो गए? ये तुष्टीकरण की राजनीति कहां तक जाएगी?
सिर्फ मुस्लिम लीग को भाए ना, इस कारण से कांग्रेस पार्टी अपने झंडे तक को हटा दे। यह देश बांटने की जो चाल है और तुष्टीकरण के आगे जो घुटने टेकने का इनका रवैया है, इसको देश माफ नहीं करने वाला है। कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र के अंदर जिस तरीके से तुष्टीकरण के बारे में उन्होंने कहा है और जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण के बारे में कहा है, उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी के हमले पर किया है पलटवार। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी घोषणा पत्र को लेकर झूठ फैला रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ऐसे मुद्दे उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि 10 साल के काम का हिसाब देने के बजाय बीजेपी गैर जरूरी मुद्दे उठा रही है। कि हमारा घोषणा पत्र लोगों की आवाज पर बना है, इसमें लोगों की अपेक्षाओं का प्रतिबिंब है। तो बताती हूं आपको इस पर किसकी छाप है। इस पर छाप है उन करोड़ों लोगों की जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमारी तरफ एक उम्मीद की नजर से देखते हैं। इस पर छाप है देश के युवाओं की, इस पर छाप है देश की नारियों की, इस पर छाप है देश के किसानों की, इस पर छाप है देश के श्रमिकों की, इस पर छाप है देश के उन लोगों की जो हाशिए पर है, और उनकी भागीदारी और हिस्सेदारी हम सुनिश्चित करेंगे। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। दुर्गापुर में दिलीप घोष के सामने भिड़े कार्यकर्ता। दिलीप घोष के सामने टीएमसी कार्यकर्ताओं का हंगामा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष न्यू टाउनशिप इलाके में चाय पर चर्चा कर रहे थे, तभी सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच गए और नेताजी से पिछले 10 साल का हिसाब किताब मांगने लगे। इसके बाद वहां हंगामा मच गया। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और फिर जमकर धक्का मुक्की हुई। আমি তো সাধারণ মানুষ, আজকে 15 লাখ টাকা অ্যাকাউন্টে ঢোকার কথা ছিল, কোথায় গেল? আজকে গ্যাসের দাম যেখানে 400 টাকা ছিল সেখানে আজকে 1100 টাকা গ্যাসের দাম, সেটা কি করে হলো? আজকে আলুওয়ালিয়া আজকে 19 সালে উনি প্রার্থী হয়েছেন, আপনারা একবার ওনাকে পাশে পাইনি। উনি আমাদের এখানে কি উন্নয়ন করেছেন? তাহলে আমাদের তো এগুলো জানার অধিকার আছে। আবার टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दिलीप घोष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेता ने कहा कि लोग यहां से सिर्फ हंगामा करने के मकसद से आए थे, उन्हें कोई सवाल नहीं पूछना था। একবার গন্ডগোল আপনার সামনে বিক্ষোভ দেখালো, কোনো বিক্ষোভ কি দেখাবে কিছু মহিলা এসেছিলেন এখানে গন্ডগোল করতে, সরে যায় দোকান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাই গন্ডগোল হচ্ছে। এই করবে, আর কিছু করতে পারে না। এত লোক দেখেছেন, দেখতে এসেছে আমাকে। और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में एनआईए की टीम पर हुए हमले की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही रामनवमी पर दंगे की आशंका वाले ममता के बयान पर पलटवार किया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि एनआईए देश हित में काम करती है और बंगाल में बुआ भतीजा का एनआईए पर हमला करवाना कोई नई बात नहीं है। ममता बनर्जी पिछले 3 सालों से ईडी सीबीआई पर हमले करवा रही हैं और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए एजेंसियों को रोक रही हैं। जिस तरीके से बुआ भतीजा ने एनआईए को अटैक कर रहा है, ये नया बात नहीं है। पिछले 3 साल से सीबीआई ईडी के ऊपर ये लोग हमला कर रहा है। 21 में जब अरेस्ट हुआ था कुछ लीडर लोग, तब ममता बनर्जी ने खुद निजाम पैलेस में धरना प्रदर्शन किया। राजीव कुमार का घर में जब रेड हुआ था, उन्होंने धर्मतला में धरना प्रदर्शन किया। इसका आदत ही है, जो बात आज प्राइम मिनिस्टर जी ने बताया ना धूपगुड़ी जलपाईगुड़ी में, ये भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने के लिए सेंट्रल एजेंसी को रोक रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर उन आरोपों का भी पलटवार किया जिसमें ममता ने रामनवमी के मौके पर बीजेपी पर दंगा कराने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। जब सनातनी का त्योहार आता है, ममता बनर्जी ने खुद पिछले साल आग लगाई। और बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता बनर्जी की जिन्ना से तुलना करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि ममता बंगाल में हिंसा को जायज ठहरा रही। लगातार झूठ व भ्रम पैदा कर रही हैं ममता बनर्जी। 21वीं सदी की नई जिन्ना बन के उभरी है, जिन्हें जय श्री राम से, सनातन से, हर चीज से बदबू आ रही है। भारत के न्याय व्यवस्था, इंस्टीट्यूशंस को भी वो टारगेट कर रही है। उन्हें चीख पुकार नहीं सुनाई दे रही उन बेटियों की जिन पर लगातार बलात्कार व हत्याएं बंगाल की धरती पर।
और जब कोई जांच एजेंसियां वहां जांच करने के लिए आ रही हैं, आप उन पर हमले करा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, आप अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, दंगइयों को शरण दी जा रही है और वहां पर सरकार सुनियोजित पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हत्याएं कराई जा रही है। ये नए जिन्ना का अवतार है, 21वीं सदी के नए जिन्ना का अवतार। वो तो कह आज टीएमसी का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में चुनाव आयोग से शाम 4 बजे मुलाकात करने जा रहा है। पिछले हफ्ते भी 2 बार टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। टीएमसी का आरोप है कि जांच एजेंसियों के जरिए बंगाल में टीएमसी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। आज वो चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे कि पिछले दिनों एनआईए ने गलत तरीके से बंगाल से 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। देश में इस समय चुनाव आचार संहिता लागू है, ऐसे में मॉडल कोड और कंडक्ट के समय ये सब नहीं होना चाहिए। सीबीआई, ईडी, एनआईए एंड इनकम टैक्स को, सेंट्रल एजेंसी को जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और ऑलरेडी आप देखे हैं हेमंत सोरेन जी और अरविंद केजरीवाल जी दोनों चीफ मिनिस्टर, ऑपोजिशन चीफ मिनिस्टर भी जेल में है और इधर भी बहुत सारे साजिश रचा जा रहा है। जो किया इतना दिन वो तो किया, लेकिन अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम ये सब एनआईए वाले बात, आईटी वाले इनकम टैक्स, सीबीआई ये सब नहीं होना चाहिए। ये 4 जून के बाद फिर चालू होना चाहिए। ये गुजारिश हमने की और इलेक्शन कमीशन बोले थे कि वो एक्शन लेंगे। और पीएम मोदी के ट्रेलर वाले बयान पर बंगाल की मंत्री शशि पांजा ने क्या कहा, बंगाल के विकास को लेकर पीएम पर किस तरह हमला बोला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। पीएम के इसी बयान पर शशि पांजा ने कहा कि मोदी सरकार के 10 सालों का ट्रेलर देखकर हम डर गए। ऐसे में फिल्म कैसी होगी सोचकर डर लगता है। कहा ना, आज प्रधानमंत्री बोले हैं, मान लीजिए 2014 से 2024 सिर्फ ट्रेलर था, 10 साल के ट्रेलर देख के तो वैसे ही हम लोग डर गए। सचमुच में सिनेमा कैसे होगा तो बहुत डर गए हम लोग। तो अगर उन लोग के लिए आप 10 साल दे सकते हैं ट्रेलर चलाने के लिए, तो हम लोग 10 दिन तो वेट कीजिए ना, और क्या क्या निकलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र की कहानी, बंगाल में क्या क्या और क्या होगा, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। शशि पांजा ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने बंगाल के हिस्से का फंड रोककर राज्य के विकास में रुकावट पैदा की। और पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय को लेकर एक बार फिर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। इस बार किस बात को लेकर हंगामा मचा है, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव से पहले एक साथ कई मुद्दे धीरे धीरे गरमा रहे हैं। एनआईए की भूमिका पर टीएमसी सवाल उठा रही है, बीजेपी ममता बनर्जी की नीयत पर सवाल उठा रही है। तो इस बीच मथुआ वोट बैंक को लेकर भी घमासान जारी है। मथुआ मंदिर को लेकर बवाल जारी है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने जबरन वीणापाणी देवी मंदिर का ताला तोड़ दिया है। टीएमसी का दावा है कि शांतनु ठाकुर वीणापाणी देवी मंदिर पर कब्जा करना चाहते हैं। इस बीच एक और वीडियो ने सियासत का पारा हाई कर दिया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि टीएमसी सांसद ममता बाला ठाकुर के घर पर कुछ लोग हमला कर रहे हैं और उनके घर का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी सांसद का आरोप है कि इस घटना को खुद केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर और उनके समर्थक अंजाम दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान मथुआ समुदाय की हमदर्दी में पार्टियां सामने आती रही हैं। मथुआ समुदाय के ठाकुर बाड़ी को लेकर अक्सर घमासान मचता रहा है। एक बार फिर चुनाव का माहौल है, ऐसे में मथुआ समुदाय को लेकर बंगाल में सियासत तेज है। और अब आपको सुनवाते हैं ममता बाला ठाकुर के आरोप लगा रही हैं और शांतनु सेन ने उस पर जवाब क्या दिया है। লাঠি নিয়ে ঘুরছে ক্যাডাররা বিজেপি বাড়িতে জয় শ্রীরামের নয় স্লোগান, এখানে হরি ঠাকুরের স্লোগান না, জয় শ্রীরামের স্লোগান। আমি তো পার্টি করি, আমি তো দেই না কোনো পার্টির স্লোগান। মতুরা আজকে কোন মতুয়া তারা আজকে ঠাকুর বাড়িতে এসে স্লোগান দেয় জয় শ্রীরামের? আমি মতো সমাজের কাছে বলছি, ও না ঠাকুর বাড়ির পার্টি, না ঠাকুর বাড়ির কোনো অর্থ, না কোনো কিছু নাই, না এমপি পয়সা, বিহার ঠাকুর মেমোরিয়াল ট্রাস্টের থেকে 25 বার বলেছি তো দরজা না খুলতে, এই দরজা খুলতে
যদি কেউ দরজা না খোলে, জোর জবরদস্তি এই ঘরকে দখল করে রাখে, দেখুন না সামনে ভক্তরা ওখানে ধর্ণা দিচ্ছে, থ্রেট দিয়েছে, আমার ওয়াইফকে থ্রেট দিয়েছে, পুলিশ করেছে, এটা সামনে করেছে, তার ভিডিও ফুটেজ আছে। আন্দোলন তো আমরাও করব, বড় আন্দোলন হবে যে কেন বড় মার ঘরকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতির আখড়া বানানো হলো, কেন বড় মার ঘরকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনীতির আখড়া বানানো হলো। और असम के अखबार को दिए इंटरव्यू में मणिपुर पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, केंद्र ने सही समय पर दखल दिया, ये कहना है पीएम का। केंद्र के दखल से मणिपुर के हालात सुधरे, गृह मंत्री की मणिपुर पर 15 से ज्यादा बैठक, केंद्र ने मणिपुर की हर समय मदद की है, पीएम मोदी का बयान। स्नेह भेंट के रूप में। और पूर्वोत्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात, एक अखबार के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो हम आपको बता रहे हैं। 10 सालों में पूर्वोत्तर के अलगाव को खत्म किया, पूर्वोत्तर राज्यों को पूर्व में भारत का प्रवेश द्वार बनाया। 2014 से अब तक 9,500 से अधिक विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया। 2014 के बाद से पूरे पूर्वोत्तर में सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है। 2014 की तुलना में 2023 में उग्रवाद 71% कम हुआ है। 2014 की तुलना में 2023 में सुरक्षा बल की 60% कम शहादत हुई है। और हमारी सरकार उग्रवाद से मजबूती से निपटने का फैसला किया। हमारी सरकार ने बेहतर सुरक्षा स्थिति के कारण अधिकांश हिस्सों से आफ्स्पा हटाया। 5 साल में कांग्रेस की किसी भी सरकार के निवेश से 4 गुना ज्यादा निवेश, और 10 सालों में मैं लगभग 70 बार पूर्वोत्तर गया। पहले के सभी पीएम की कुल यात्राओं में ज्यादा बार मैं पूर्वोत्तर में गया, और 2015 के बाद से केंद्रीय मंत्री 680 से अधिक बार नॉर्थ ईस्ट गए। बोगीबील ब्रिज और भूपेन हजारिका सेतु योजनाओं को पूरा किया गया इस दौरान। और आपको ये भी बता दें कि मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री का बड़ा बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि स्थिति से संवेदनशीलता से निपटना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संघर्ष को सुलझाने के लिए सरकार ने पूरी कोशिश की है। भारत सरकार ने समय पर हस्तक्षेप किया है। मणिपुर सरकार के प्रयासों की वजह से स्थिति में सुधार आया है। जब संघर्ष अपने चरम पर था तब अमित शाह मणिपुर में रहे। अमित शाह ने विभिन्न संगठनों से 15 से ज्यादा बैठकें की। राज्य सरकार की जरूरत के मुताबिक केंद्र सरकार समर्थन दे रही है। राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया जारी है। मणिपुर को लेकर बहुत बड़ी बातें हैं। ये लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए एक वित्तीय पैकेज भी दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की ये बड़ी बातें जो मणिपुर को लेकर या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को लेकर कही गई हैं। मणिपुर पर विपक्ष भी हंगामा दिखा चुका है। और पूर्णिया लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। पप्पू यादव के नामांकन के बाद आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ने उन पर तीखा हमला किया है। पूर्णिया लोकसभा सीट विपक्षी गठबंधन के लिए बड़ी उलझन बन गई है। कांग्रेस आरजेडी के बीच गठबंधन है। आरजेडी ने जेडीयू से आई बीमा भारती को टिकट दे दिया है। वहीं कांग्रेस नेता पप्पू यादव भी मैदान में। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि पप्पू यादव को गठबंधन धर्म के तहत अपनी दावेदारी वापस लेनी होगी। लेकिन दूसरी तरफ पप्पू यादव लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें पूर्णिया से कोई अलग नहीं कर सकता। इस बीच बीमा भारती ने पप्पू यादव को लेकर क्या कहा, ये सुनिए। हाँ किए हैं। हम तो जो प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय अखिलेश भाई, जो उनसे हमें बात किए हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके घर पर जो झंडा लगा हुआ है उसको उतारिए। वहीं बीमा भारती के बयान के बाद पप्पू यादव ने एक बार फिर से अपनी दावेदारी को मजबूत बताया है। कांग्रेस लीडरशिप और पूरा कांग्रेस देश का वर्कर, जैसे अमेठी रायबरेली हम लोग के लिए बयानबाज बहुत ही सम्मानजनक और प्रतिष्ठा का है, उसी तरह बिहार के वर्कर, कांग्रेस के एक वर्कर पूर्णिया आएंगे। और राम मंदिर पर मीसा भारती का बयान, राम मंदिर बीजेपी आरएसएस की ही नहीं, राम मंदिर बीजेपी आरएसएस का ही नहीं है, हम भी सनातनी हैं। मीसा भारती ने कहा समय निकालकर दर्शन के लिए जाएंगे, ये कहना है मीसा भारती। तो
तो जाएंगे। सिर्फ जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, ये मोदी जी और भाजपा का थोड़ी ना है। हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी, हम पूजा करते हैं। अभी हम लोग व्यस्त हैं, समय निकाल के हम लोग जाएंगे राम जी के दर्शन करने। कोई रोक देगा क्या? मीसा भारती को आपने सुना। और बिहार के सारण लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य धुआंधार चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं। राम मंदिर के निर्माण और भगवान राम को लेकर रोहिणी ने क्या कुछ कहा है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के नाम पर बीजेपी विरोधी भले ही एकजुट हो जाएं, लेकिन जब भगवान राम की बात आती है तो सभी के सुर बदल जाते हैं। हमारे घर में ही भगवान बसते हैं। हाँ, बचपन से ही हम लोग कोई भी काम करने से पहले भगवान का पूजा प्रार्थना करते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, वो लोग तो बहन सीता को भी वो लोग मतलब कि गाली गलौज करवा रहे हैं। ऐसी तो पार्टी है। वो भगवान राम के क्या होंगे जब उनकी अर्धांगिनी सीता, हम लोग सीता माँ का पूजा करते हैं। सीता माँ का जननी है बिहार, वहाँ पे आकर के बहन बेटियों को गाली देते हैं, लज्जित करते हैं और वैसे ही लोगों को अपने साथ बैठा के रखे हुए। इस बार बिहार की माताएं बहनें सब उनका जवाब। रोहिणी आचार्य मीडिया के उस बयान का जवाब दे रही थी जिसमें पीएम ने कल नवादा की रैली में कांग्रेस और आरजेडी पर राम मंदिर निर्माण में बाधा डालने की बात कही थी। इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से, उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। और पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम का संजय राउत पर बड़ा बयान। संजय राउत खिचड़ी घोटाले के सूत्रधार, संजय राउत खिचड़ी स्कैम के किंगपिन हैं। निरुपम ने संजय राउत की गिरफ्तारी की मांग कर दी। संजय निरुपम हमारे साथ में हैं। निरुपम जी, आज आपने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। कुछ चीजें ईडी की इन्वेस्टिगेशन में थी, खिचड़ी स्कैम को लेकर आप उसे सार्वजनिक मंच पर ला रहे हैं। मास्टरमाइंड, किंग पिन, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर संजय राउत के खिलाफ ऐसे कौन सी एविडेंसेस है, किस आधार पर ये एलिगेशन आप लगा रहे हैं? सह्याद्री रिफ्रेशमेंट नाम की जो कंपनी है, जिसको बीएमसी ने कोविड के जमाने में 6 करोड़ 37 लाख रुपए की खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और प्रति पैकेट 33 रुपए में 300 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने के लिए बोला था। उस कंपनी ने सब कॉन्ट्रैक्ट दिया और 16 रुपए में सिर्फ 100 ग्राम खिचड़ी सप्लाई की, 200 ग्राम खिचड़ी चोरी करी। वह कंपनी संजय राउत की कंपनी है, उनके अपने पार्टनर्स उसमें हैं और उस कंपनी से संजय राउत ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पे 1 करोड़ रुपए की दलाली ली है। उनकी बेटी के नाम पे, उनके भाई के नाम पे, उनके पार्टनर के नाम पे। और मानहानि केस में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट से संजय की याचिका खारिज। संजय सिंह पर अब मानहानि का केस चलेगा। गुजरात यूनिवर्सिटी ने दायर किया है केस। पीयूष पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। पीयूष, क्या है मामला और किस ग्राउंड पर अदालत से राहत नहीं मिली संजय सिंह को? बिल्कुल, अभी देखिए, इसमें संजय सिंह की ओर से जो मानहानि का मामला है उसमें जो समन जारी किया गया था लोअर कोर्ट की ओर से, उसे खारिज करने की मांग की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील की सभी दलीलों को सुनने के बाद इस मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दरअसल रेबेका जॉन जो संजय सिंह की ओर से पेश हुई थी, उनका ये कहना था कि गुजरात यूनिवर्सिटी के बारे में कोई टिप्पणी की नहीं गई थी। उसके बावजूद गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से इस मामले में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया, जिस पर लोअर कोर्ट ने सम्मन जारी किया और इस सम्मन को इसलिए खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि टिप्पणी गुजरात हाई कोर्ट से संबंधित नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला चलाया जाएगा क्योंकि उसमें जो डिग्री का मसला था वो गुजरात यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उन्हें राहत नहीं दे सकता और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। जी रवि, शुक्रिया आपका इस जानकारी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी का घोषणा पत्र इसी हफ्ते आ सकता है। बीजेपी का मैनिफेस्टो नवरात्र में संकल्प पत्र जारी करने की तैयारी की जा रही है। तो ये बड़ी सूचना मिल रही है, बड़ी जानकारी कि बीजेपी का जल्द संकल्प पत्र, जो मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है बीजेपी का, वो आ सकता है नवरात्रों के दौरान, नवरात्रों में आ सकता है संकल्प पत्र। ये जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है। 9 अप्रैल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि
हो सकता है 1 या 2 दिनों में बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वो आ जाए। आनंद प्रकाश पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आनंद, क्या बताया जा रहा है, कब तक आ सकता है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, इसी हफ्ते बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र, जिसे बीजेपी संकल्प पत्र कहती है, वो जारी कर सकती है। और चूंकि नवरात्र से हिंदू नया कैलेंडर शुरू हो रहा है, उसको बहुत ही शुभ माना जाता है हिंदू रीति रिवाज में, तो ऐसे में नवरात्रि में ही बीजेपी के संकल्प पत्र को जारी करने की तैयारी है। और बीजेपी का संकल्प पत्र जो है वो लगभग तैयार हो चुका है, बस एक ऊपर से मंजूरी मिलने की बाकी है। जिस दिन मंजूरी मिल जाएगी उसके बाद इसको जारी कर दिया जाएगा। संभावना है कि 10 या 12 तारीख को ये संकल्प पत्र जारी किया जा सकता है। और इस संकल्प पत्र को लेकर बीजेपी की जो घोषणा पत्र समिति बनाई गई थी, उसकी 2 बैठकें हुई है। बताया गया कि उन 2 बैठकों में लगभग काम पूरा हो गया है। अभी समिति की और बैठकें नहीं होगी। और इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने पिछले 10 साल में जो काम किए हैं सरकार ने, उन सबका जिक्र होगा। राम मंदिर समेत तमाम जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाले मुद्दे हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ बीजेपी जनता को अपने अगले 5 साल के टर्म में क्या क्या देना चाहती है, क्या क्या घोषणाएं करना चाहती है, वो सारी बातें संकल्प पत्र में शामिल रहेगी। और जैसा कि प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि बीजेपी के लिए 4 ही जातियां मेन है, ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी शक्ति। तो इनके बारे में उसमें खास फोकस रहेगा। और एक बात और बताई जा रही है कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र में उन्हीं मुद्दों को शामिल करेगी जो बीजेपी जिसको पूरा कर सकती है, यानी कि डिलीवर कर सकती है। जी, बड़ी बात बता रहे हैं आनंद, आपका 4 बातों पर फोकस रहेगा बीजेपी के मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में, जिसमें ज्ञान से लेकर नारी तक क्या क्या योजनाएं बीजेपी आने वाले सालों में कर सकती है, इस पर फोकस रहेगा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जो कि एक बड़ी बात कही, उस पर भी फोकस रह सकता है संकल्प पत्र में। और यूपी में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। इन पार्टियों के कई नेता आज बीजेपी में शामिल हो गए। इनके अलावा कई पूर्व अधिकारियों ने भी बीजेपी का दामन थामा। लोकसभा चुनाव से नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला जारी है। आज उत्तर प्रदेश के कई पूर्व अधिकारी और सियासी दलों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में जिन चेहरों ने बीजेपी ज्वाइन की, उनमें यूपी के पूर्व डीजीपी विजय कुमार और अरुण कुमार भी शामिल हैं। विजय कुमार की पत्नी अनुपमा भी बीजेपी में शामिल हो गई। इसके अलावा बीएसपी से मिथिलेश कुमार मिश्रा के साथ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और निर्दलीय पार्षद भी बीजेपी में शामिल हो गए। इन पूर्व अधिकारियों और नेताओं ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा और बताया कि वो पार्टी के विचारधारा से प्रभावित हैं। डिप्टी सीएम ने इन नेताओं से लोकसभा चुनाव में जुटने की अपील की। पूरे राज्य में अपने अपने बूथ पर जुटना, अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में जुटना है और हर बूथ पर 370 वोट हमें बढ़ाने हैं, जैसा नेतृत्व ने तय किया है। हमें पूरी उम्मीद है आपके जुड़ने से, आपके जुटने से पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी और हम और हमारा पूरी टीम, पूरी पार्टी आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कर्नाटक की बेल्लारी पुलिस का एक्शन, 5 करोड़ 60 लाख रुपए नकद बरामद। बोरियों में मिला सोना, चांदी, दस्तावेज न दिखाने पर पुलिस ने सीज किया सब कुछ। करोड़ों रुपए कैश, 3 किलो से ज्यादा सोना, बेशकीमती आभूषण, ये बरामदगी कर्नाटक के बेल्लारी में हुई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले करोड़ों रुपए की बरामदगी से बेल्लारी पुलिस भी हैरान है। ये छापेमारी बेल्लारी की ब्रूस टाउन में हुई और करोड़ रुपए के साथ सोना और चांदी हेमा ज्वेलरी शॉप के मालिक नरेश सोनी के घर से बरामद हुई। 5 करोड़ 60 लाख रुपए नकद, 3 किलो सोना और 103 किलो आभूषण कहां से आए, इसका जवाब शॉप मालिक नरेश नहीं दे पाए। लिहाजा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। पुलिस ने स्पेशल अभियान के तहत ये छापेमारी की थी। नरेश के पास पैसों और आभूषणों से जुड़े कोई दस्तावेज नहीं है। अब तक की जांच में पुलिस को हवाला लिंक का संदेह है, लिहाजा पुलिस ने कहा कि आयकर विभाग को जांच में शामिल किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक के बेल्लारी से कुल 7 करोड़ 60 लाख से ज्यादा की बरामदगी हुई है। पुलिस अब पैसे के स्रोत का पता लगाने की कोशिश कर रही है। एसपी रंजीत कुमार भंडारू ने बताया कि जब्त की गई नकदी, सोना और चांदी आयकर विभाग को सौंपा जाएगा। और यूपी के प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश तेज हो गई है। अतीक की बहन आयशा नूरी को भी ढूंढ रही है पुलिस। अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब की भी तलाश की जा रही है। तीनों फरार महिलाएं ईद पर घर वालों से मिल सकती हैं, लेकिन तलाश भी हो रही है। पुलिस ने, आपको बता दें कि हटवा, असरौली और मरियाडीह गांव में दबिश भी दी है, यानी छापेमारी की जा रही है जगह जगह।
महिलाओं की तलाश में। माफिया डॉन अतीक के परिवार की इन तीनों लेडी डॉन पर पुलिस का शिकंजा कसने लगा है। लंबे समय से अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, उसकी देवरानी जैनब फातिमा और अतीक की बहन आयशा नूरी फरार चल रही हैं। खबर है कि ईद के मौके पर ये तीनों महिलाएं घर वालों से मुलाकात कर सकती हैं और इसलिए इनकी गिरफ्तारी को लेकर जाल बिछाया जा रहा है। देर रात यूपी के हटवा, असरौली और मडियाडीह गांव में पुलिस ने इनकी तलाश में दबिश दी। इसी इलाके में अतीक के दो बेटे अज़म और अबान के भी मौजूद होने की खबर है। पुलिस सूत्रों की माने तो जैनब, शाइस्ता और आयशा नूरी सभी एक साथ हो सकते हैं। शाइस्ता पर उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप है और उस पर 50,000 का इनाम घोषित है। वहीं कुछ दिन पहले आयशा नूरी और जैनब फातिमा पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। आयशा नूरी और जैनब उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी हैं। पिछले साल अतीक के फरार बहन आयशा नूरी की बकरीद मनाने की तस्वीरें भी वायरल हुई थी। उमेश पाल की हत्या पिछले साल 24 फरवरी को हुई थी। इस हत्याकांड के कई वीडियो सामने आए थे। उमेश पाल की पत्नी की शिकायत पर अतीक और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। और आगरा और उज्जैन में रील बनाने को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आजकल रील बनाने का जुनून लोगों पर इस कदर हावी है कि लोग इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वीडियो आगरा के ताजमहल का है, जहां जब कुछ लड़कियों को सुरक्षा कर्मियों ने रील बनाने से रोका तो क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। वीडियो में दिख रहा है कि सीआईएसएफ के जवानों को पहले एक लड़की धक्का देती है। जवाब में सीआईएसएफ जवान भी लड़की को धक्का देता है। फिर बाद में लड़की सुरक्षा कर्मी पर हमला करते हुए उसे लात मारती है, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई होती है। इस बीच पास खड़ी एक लड़की घटना का वीडियो बनाती रहती है। फिर लड़कियां सीआईएसएफ जवान के जेब में हाथ डालकर पुलिस को फोन करके बुलाने पर अड़ जाती है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। यहाँ जब महिला श्रद्धालुओं को सुरक्षा गार्ड ने प्रतिबंधित इलाके में रील बनाने से रोका तो देखिए किस तरह से दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। मंदिर प्रशासन ने महाकाल थाने में महिला श्रद्धालु के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है। और वारिस पंजाब डे संगठन के मुखिया अमृतपाल सिंह की मां को पुलिस ने आज पंजाब से गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज पंजाब के भटिंडा में चेतना मार्च निकाला जाना था, जिसके लिए एक दिन पहले ही अमृतपाल सिंह की मां बलविंदर कौर को पुलिस ने एहतियातन गिरफ्तार कर लिया। अमृतपाल सिंह खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया है। पिछले साल 23 फरवरी को अमृतपाल और उसके संगठन वारिस पंजाब दे से जुड़े लोगों ने अजनाला पुलिस थाने पर हमला कर दिया था, जिसके बाद अमृतपाल को पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका लगाई गई थी। अमृतपाल और उसके 9 साथी फिलहाल असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। चेतना मार्च के जरिए अमृतपाल और उसके साथियों को पंजाब की जेल में ट्रांसफर करने की मांग की जानी थी। इसी मांग को लेकर भटिंडा में तख्त दमदमा साहिब से ये मार्च निकाला जाना था। बलविंदर कौर के साथ बाकी कैदियों के परिजन 22 फरवरी से अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास भूख हड़ताल पर बैठे थे। पुलिस को इस मार्च की वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी, जिसकी वजह से पुलिस ने एहतियातन अमृतपाल की मां को गिरफ्तार किया।